Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to talk about a very important properties of D block element, that is metallic character. So the today's topic will be metallic character. This first topic which we are going to study is metallic character, and the second one is a very important topic, that is melting and boiling point. Melting and boiling points. तो स्टूडेंट्स, आज के जो अपने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अपने। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे मेटल्स होते हैं, और इसमें डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको स्टूडेंट्स हम हैवी मेटल भी कहते हैं। हैवी मेटल्स भी हम कह सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट जैसे कि जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आयरन है यूज़ होता है, उसके अलावा कॉपर है, ठीक है, उसके अलावा निकल है, तो इनका इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा क्रोमियम भी है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, अलॉयज़ बनाने में। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है डेली लाइफ में भी। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें स्टूडेंट्स एक तो लस्टर होता है, मतलब चमक, जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। उसके अलावा मेटेलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ मेटेलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रांग होते हैं। आप कह सकते हो स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो इसका कारण पूछा जाता है। और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स में, मेलेबिलिटी हो गया, डक्टाइलिटी है, कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये लोग शो करते हैं, ठीक है। तो उसको बताने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने 9th में पढ़ा है, मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टाइलिटी क्या होता है, ये आपको सब पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आज की जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, दिस आर वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, और ये आप कह लें काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो इसका हमें कारण जानना है कि क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहला तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुत हार्ड क्यों होते हैं, या इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग क्यों होते हैं, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स में हो जाएगी कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, ठीक है, वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है लेकिन पी से कम होती है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें लो होती है एज़ कंपेयर टू पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक से कम होती है लेकिन एस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अच्छे मेटल्स क्यों होते हैं, तो आप सिंपली कह देंगे ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण होता है इनके अंदर पाया जाता है ये हार्ड क्यों होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हार्ड क्यों होते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ड्यू टू
मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड के अलावा इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड भी ये लोग बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। और स्टूडेंट जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसका जो मेन कारण होता है या आप कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में रहने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डी ब्लॉक से, तो उनका आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपसे पूछें कि वाई दे आर पैरामैग्नेटिक, तो आप कह देंगे दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड क्यों पाया जाता है, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके इसी ही आंसर से कवर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अपना कि ये लोग बहुत ही हार्ड क्यों होते हैं या इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा क्यों होती है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है, या आप कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है इज partial defilled, okay, d orbital is you can say incomplete, ठीक है। वैसे जो मेन आंसर है वो होगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स अभी। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही साथ में अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाला हूँ और देखता हूँ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड निकलते हैं, ठीक है। तो स्कैंडियम जो कि 21 नंबर पे आता है, तो इसके एस में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डी में कितने हैं, 1 है। टाइटेनियम में आ जाओ तो यहाँ पर एस में तो यहाँ पर भी 2 रहेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे आपके डी में 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 23 में आओगे तो यहाँ पर आपके देखोगे एस में 2 हैं। उसके बाद वेनेडियम में यहाँ पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम में आप आ जाओगे तो डी में 5 है, तो आपको यहाँ 5 करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी कितना 1 है। मैंगनीज़ में आ जाओ, डी में 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 और एस में 2 है तो यहाँ 2 बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। आयरन में स्टूडेंट डी में 6 हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना दिए। सॉरी ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप यहाँ पर 2 कर लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आयरन के बाद से आप देखोगे पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्रोमियम में यहाँ पर डी में कितने थे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, कितने थे, यहाँ पर डी में 5 थे और एक एस में था। मैंगनीज़ में डी में 5 है। उसके बाद आयरन में हम देख रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब कोबाल्ट में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और एस में तो यहाँ पे 2 रहेंगे। निकल में आ जाओ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। इसमें अपने पास 2 है यहाँ पर। कॉपर में आपको पता है यहाँ पर 10 होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और यहाँ पे एस में 1 रहता है कॉपर में। जिंक में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एस में ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो स्कैंडियम में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं, 1 है। इसमें कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद वेनेडियम में आप आ जाओ
तो वेनेडियम में कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 हैं इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। और क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? क्रोमियम में 5 हैं, 5 और एक एस का भी है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ठीक है। वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में केवल डी वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अच्छा, मैंगनीज में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड, तो इसमें 5 हैं। और आयरन में कितने अनपेयर्ड हैं? एक तो 1 2 3 4 हैं केवल, आयरन में 4 हो गए, ठीक है। कोबाल्ट में आ जाओ तो केवल 3 हैं। और निकल में आ जाओ तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड? 2 ही अनपेयर्ड हैं, अकेले हैं केवल। कॉपर में इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एस में एक है, लेकिन डी में एक भी नहीं है, ठीक है। डी में कितने हैं अनपेयर्ड? 0 हैं, डी में 0 है, एस में एक है, ठीक है। और यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि जब हम स्कैंडियम से लेकर के नीचे को आते हैं, यहाँ पर नीचे नहीं बोलेंगे, मतलब वैसे ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, पीरियड है, 4th वाला पीरियड है ये। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड वो पहले बढ़ रहे हैं, 1 2 3 है ना। और उसके बाद में यहाँ पे देखो आप 5 हो गए हैं और 6 है, मतलब यहाँ पर क्रोमियम में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर किस में है? क्रोमियम में है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैं टॉपिक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं यही जिम्मेदार होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अवेलेबल होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए, कोई जैसे अपने पास में कोई भी 2 एटम है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एटम है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और बी वाला है इसका एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल होंगे उतने ही ज़्यादा मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तो पहला कारण है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और उसके अलावा इनका जो डी ऑर्बिटल होता है उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, और इसलिए ये काफ़ी हार्ड भी होते हैं, और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत मजबूत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका मेन आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है ना, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इतने सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जैसे बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। जिसमें मरकरी तो आपको पता है कि लिक्विड होता है, ठीक है ना, मरकरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ये मेटेलिक प्रॉपर्टी, जैसे कि ये हार्ड ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो आप कह देंगे क्योंकि इनके पास में जो डी ऑर्बिटल होता है, बिकॉज डी ऑर्बिटल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, और इनके पास में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होते हैं? वो 0 होते हैं, और जिसकी वजह से ये मजबूत बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? वीक बॉन्डिंग पाई जाती है, वीक बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है वीक बॉन्डिंग? ड्यू टू लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के? जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करेंगे स्टूडेंट्स अभी, जो कि अपना अगला टॉपिक है। अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी स्टूडेंट्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन, नोट कर लीजिए आप इसको, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सेम वही कारण है, क्योंकि जिसके अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो उतने ही ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा, और जिसके अंदर जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आप ये मैंने लिख भी दिया है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ये ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज़ द मेटेलिक बॉन्ड एंड हेंस हायर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के पास में होंगे वो उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बना पाएगा, और जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा और जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये तो बहुत ही मतलब एक बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है वो अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इनके, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है या हाई होता है, तो क्यों, क्या कारण होता है, तो आप कह देंगे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेसिकली स्टूडेंट्स एक बात और आपको बता दें कि इसमें डी ब्लॉक में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा ही होता है। हाँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो लो होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी उस हिसाब से शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, इसी को मैं एक ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। अब स्टूडेंट्स में देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हैं आप देख रहे हैं 1 2 3 देख रहे हैं, दीज आर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें क्रोमियम में देखने को मिल रहे हैं, Cr में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, इसके 5 हैं, और एस में कितना है, 1 है। तो कुल मिला के इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंगनीज के पास 5 हैं, फिर 4 हुए, फिर कोबाल्ट में 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर कॉपर में डी में तो एक भी नहीं होते हैं अनपेयर्ड, 0 होते हैं, लेकिन एस में 1 होता है। और जिंक में ना तो डी, इसमें डी में भी 0 होते हैं और एस में भी 0 होते हैं, इसलिए जिंक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इस पर डिपेंड कर रही हैं। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो जिंक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास में डी वाले में भी 0 हैं और एस वाले में भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड 0 हैं। वैसे तो पूरा भरा होता है, ऐसा नहीं कि डी में होते नहीं हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास अनपेयर्ड है, यहाँ पर क्रोमियम के पास में है। स्कैंडियम के पास कितने, 1 है, टाइटेनियम में 2 हैं, ऐसे करके आप देखेंगे। तो अब नीचे का ग्राफ देखिए। तो स्टूडेंट एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पर हो जाते हैं, बिल्कुल बीच में। मतलब क्रोमियम के पास अगर हम लोग कंपेयर करें तीनों सीरीज़ को तो क्रोमियम के नीचे जो भी आएंगे, ठीक है, और उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा। तो आप ग्राफ में देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ एक ड्रॉ करा आपके लिए, ग्राफ है यहाँ पे। इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 4D सीरीज़ के हैं, ये जो एलिमेंट है वो 5D सीरीज़ के हैं, ठीक है ना, 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। तो 3D की बात करो, ये टाइटेनियम यहाँ से लेके वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इसके बना हुआ है ग्राफ। तो सबसे हाई जो यहाँ पे दिखा रहा है कौन, किसका, क्रोमियम का, ठीक है ना। इसी तरीके से 4D सीरीज़ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट
या मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आप कह देंगे मॉलिब्डेनम का होता है। और पूछे अगर 5D में किसका होता है, तो आप कह देंगे W टंगस्टन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम हमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो हमें बिल्कुल बीच में देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स में जिनके पास में डी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से एलिमेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कह देंगे द एलिमेंट विथ D5 कन्फिग्रेशन। और D5 कन्फिग्रेशन किसकी होगी, क्रोमियम की होगी 3D सीरीज़ में, और 4D सीरीज़ में किसकी होगी, मॉलिब्डेनम की होगी, और 5D सीरीज़ में किसकी, टंगस्टन की होगी स्टूडेंट। ठीक है ना, और टंगस्टन तो आपको पता है कि ये बल्ब में यूज़ होता है, ये बल्ब में के अंदर जो वायर होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, आप को जान के हैरानी होगी बेटा कितनी होता है, दिस इज़ 3410। ठीक है, 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जो टंगस्टन है, W सिंबल होता है टंगस्टन का, ये जाकर मेल्ट होगा। तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का स्टूडेंट। ठीक है ना, तो खैर अपने को जो क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो हमसे 3D के बारे में पूछेगा। तो 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, क्रोमियम का होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो किन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको। एलिमेंट्स विथ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। एक तो मेटेलिक कैरेक्टर, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं। उसके अलावा वो हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेड पाए जाएंगे उतने ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग बनेगी, इसलिए वो हार्ड होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हैं ये सॉफ्ट क्यों होते हैं या हार्ड उतने नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेड बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। वहीं अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स घटना चालू हो जाते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी घटना चालू हो जाता है। तो आप देखोगे इस ग्राफ में भी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि पहले यहाँ पे टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेड, इसमें होंगे, स्कैंडियम में 1 होता है, लिखा हुआ नहीं है स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अनपेड, 1 होते हैं। टाइटेनियम में कितने, 2 होते हैं। वेनेडियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्रोमियम में कितने, 5 होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, डी में 5 होते हैं, एस में एक और होता है। तो ये ध्यान रखो आप। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट एक टॉपिक और डेंसिटी भी कवर हम लोग कर लेते हैं। सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मास अपन वॉल्यूम होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, ये आप लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे शुरू से। अब जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जब लेफ़्ट से राइट हम लोग जा रहे थे, सबको पता है कि जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता है, साइज़ घटता है। तो जब साइज़ घट जाता है, या आप कह लें कि एटॉमिक वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटता है लेकिन मास बढ़ता है। ठीक है ना, जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ता है, और मास नंबर भी क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। लेकिन जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम तो घट जाता है। लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और वॉल्यूम घटता है स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ आप, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, डेंसिटी में और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम जब घटता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए लेफ़्ट से राइट जाने में स्टूडेंट्स, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे किसी भी सीरीज़ में, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लें, डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी इंक्रीजेस कहाँ से कहाँ, लेफ़्ट से राइट जाने पर, या स्कैंडियम से लेकर जब हम जिंक की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जिंक की लास्ट में कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा साइज़ भी जिंक का बड़ा होता है, इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एज ए ट्यूटोरियल, कीप वाचिंग। उसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगातार वीडियोस देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू देम।
जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में, और डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन।